Dear students, dear friends, in this video, we are going to see the first 30 previous year questions asked in ssc-je in previous years from the chapter of coupling circuit. You can see on screen. So आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कपलिंग सर्किट से पूछे गए पूरे सवाल हम लोग आज के दिन पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में. Okay, so see the first problem here. You can see on a screen. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं two coupled coils with L1 is equal to L2 is equal to 0.6 have a coupling coefficient of K equals to 0.8. The turns ratio N1 by N2 each. See, two coils are there having a self inductances are mentioned as 0.6. Value wise self inductances of the two coils are same. Then it is asked to calculate the turns ratio of these two coils. See, the self inductance of coil 1 is L1, self inductance of coil 2 is L2. आप जानते हैं inductance coil is equal to mu n square A divided by all the parameters have usual meanings. अब इस एक्सप्रेशन में अगर म्यू ए और एल को कांस्टेंट कंसीडर किया जाए तब ये लिखा जा सकता है एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और इसी को लिख सकते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल. तो इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को रेशियो में अगर लिखा जाए देन लिख सकते हैं n1 by n2 is equal to square root of l1 by square root of l2. अब l1 और l2 के वैल्यूज आपस में बराबर हैं देन इसका आंसर क्या होगा यूनिटी. ओके, सो n1 by n2 वैल्यू would be equal to 1 irrespective of this coupling coefficient if l1 and l2 have their same magnitudes. Which of the following will improve mutual coupling between primary and secondary circuit? हम मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर कोर जिसमें दो लिंब पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वुंडेड है. एक कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स दूसरे कॉइल से ज्यादा लिंक करेगा तब जब मैग्नेटिक सर्किट के पाथ का रेस्ट्रिक्शन जो है वो मिनिमम होगा. नो सपोज flux produced by coil 1 here is phi, then this flux will ideally complete its path through core, and if core possesses minimum reluctance then the maximum amount of flux will be linked to the other coil. और अगर ऐसा होगा तब क्या बोलेंगे म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट वुड बी हाई और वुड इंप्रूव. सो आप जानते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस. अब मैग्नेटिक सर्किट के पाथ का रिलक्टेंस जितना कम होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा और फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होगा म्यूचुअल कपलिंग का. के so what would be the answer? Should have a low reluctance magnetic core. Okay, inductors L1 and L2 having their mutual inductor M, the relationship among them must satisfy. दो इंडक्टर्स हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 और L2 दिया गया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप जो है वो वैलिड रिलेशनशिप होगा. आप जानते हैं फ्रॉम द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन M L1 L2 M equals to K root under L1 into L2. ये डिराइव्ड रिजल्ट डायरेक्टली लिख रहे हैं जहां पर K कपलिंग कोफिशिएंट है एंड K का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है. K का वैल्यू 0 अगर होगा देन नो मैग्नेटिक कपलिंग एंड K का वैल्यू अगर 1 के बराबर होगा दैट इज आइडियल कपलिंग और परफेक्ट कपलिंग. एंड जनरली प्रैक्टिकल सिनेरियो में K का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है. एंड इफ K lies between 0 to 1 meaning is what? K lies between 0 to 1 meaning is what? K has its value is a fraction only. अगर एक K एक fraction है तब M जो है practically always less than the value result from square root of L1 into L2. So ये relationship practically हमेशा valid होगा except in ideal condition. Bar of magnetic material is increased by 20% and the cross sectional area is decreased by 20%. Then the reluctance is. एक मैग्नेटिक मटेरियल का बार है जिसके लेंथ को 20% बढ़ाया जाता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 20% घटाया जाता है तब इसका रिलक्टेंस पर क्या, यही सवाल है. अब बेसिक फार्मूला जानते हैं. रिलक्टेंस R इज इक्वल टू L बाई म्यू इंटू A.
L क्या है? Length of magnetic material, A is cross sectional area of magnetic material and mu is well known permeability of magnetic material. अब मैग्नेटिक मटेरियल में बदलाव की चर्चा यहाँ पर नहीं है, ओनली बदलाव किया जा रहा है एल और ए में। ओके, सी द प्रॉब्लम हियर। आप जानते हैं K इक्वल्स टू m by root under L1 L2। सी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। टू कपल्ड इंडक्टर्स L1 is equal to 0.2 Henry, L2 equals to 0.8 Henry have coefficient of coupling K equals to 0.8. The mutual inductance M is, okay, the basic formula is M equals to, आप लिख सकते हैं K रूट अंडर L1 इंटू L2। देखिए इस सवाल में K का वैल्यू दिया गया है 0.8, L1 का वैल्यू दिया गया है 0.2 हेनरी, L2 का वैल्यू दिया गया है 0.8 हेनरी। जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, M का वैल्यू आप पाएंगे। सो यू पुट K इक्वल्स टू 0.8 to square root of 0.2 into 0.8. So you will get the answer as 0.32 Henry. पहला कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया जाए, N1 को हाफ टाइम्स कर दिया जाए और दूसरे कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को ट्वाइस कर दिया जाए, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, यही सवाल है। आप जानते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2 कंसीडरिंग K कपलिंग कोएफिशिएंट कांस्टेंट। अब ये भी जानते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आप लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग हियर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ N1 स्क्वायर इनटू N2 स्क्वायर। इसी को आप लिखेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2। मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल्स। ओके, अब N1 को हाफ किया जा रहा है और N2 को ट्वाइस किया जा रहा है, देन प्रोडक्ट पर क्या असर होगा? के प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाफ इंटू टू एक्चुअली सिंपली मेक यूनिटी, तो स्टिल m प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू N2 ही रहेगा। मीन्स m वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो m का पहले क्या वैल्यू था? 1 हेनरी, अभी भी m का वैल्यू 1 हेनरी ही रहेगा। क्या है? 12 मिली हेनरी। तब पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग मींस k का वैल्यू पूछा जा रहा है। k इज इक्वल टू m बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। This was the derived formula already I've seen here. So m का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है, L1 और L2 का भी वैल्यू दिया गया है। सिंपली आप पुट करेंगे और k का वैल्यू आप पाएंगे। सो m का वैल्यू आप पुट करेंगे 12 मिली हेनरी, देना L1 का वैल्यू दिया गया है 9 मिली हेनरी और L2 का वैल्यू दिया गया है 25 मिली हेनरी। सो k इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इक्वल टू 12 by 15 means 0.8. K will have no unit. Okay, so 0.8 would be the answer. So unit of reluctance is ampere turn per Weber. T any time any instant है और tau टाइम कांस्टेंट है। अब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे, then time constant for LR circuit is L by R ratio is equal to 25 मिलीसेकंड। अब टाइम कांस्टेंट 25 मिलीसेकंड, इसी को आप लिख सकते हैं 1 by 40 सेकंड। टाइम कांस्टेंट पता है। अब एनर्जी स्टोर्ड और करंट के बीच में रिलेशनशिप होता है E stored is equal to half LI square. Means E stored is directly proportional to square of current flowing through इंडक्टर। अब E stored को 1/4 ऑफ मैक्सिमम होना है, तो उसके लिए करंट थ्रू इंडक्टर को कितना होना पड़ेगा उसी इंस्टेंट पर? 1/2 टाइम्स। मींस करंट अगर 1/2 टाइम्स होगा तो उसी इंस्टेंट पर E stored जो है वो 1/4 हो जाएगा। मींस अब सवाल रहा कि I जब 1/2 टाइम्स ऑफ I मैक्सिमम होगा तब उसके लिए कितना समय लगेगा आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी। ओके, सो I इज इक्वल टू I m by 2 पुट करेंगे, देन T का वैल्यू पता कर लेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, सो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यूज। I के जगह आप पुट करेंगे I m by 2 मींस 1/2 I m इज इक्वल टू I m 1 minus e टू द पावर लिख सकते हैं -40t। ओके, नाउ इसको सोल्व करेंगे, आप पाएंगे 1/2 इज इक्वल टू 1 minus e टू द पावर -40t। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, आप पाएंगे e टू द पावर -40t is equal to 1 minus 1/2, that is again 1/2। दोनों तरफ आप इनवर्स लेंगे, देन आप लिख सकते हैं e to the power 40t is equal to 2। दोनों तरफ log base e लेंगे, 40t is equal to ln 2, so that t is equal to, okay, see here next
an inductor is supplied from a sinusoidal voltage source, the magnetic field energy in the inductor changes from peak value to minimum value in 10 millisecond. The supply frequency is, आप जानते हैं द सर्किट एनर्जाइज्ड फ्रॉम द साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। वैसे सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस एनर्जी फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी का। So if power or energy is equal to twice the supply frequency. This is the relationship you should know from the basic concept of steady state sinusoidal analysis. Okay, अब यहाँ दिया हुआ है magnetic field energy in inductor changes from peak value to minimum value in 10 मिलीसेकेंड। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी साइनोसॉइडल वेव को फॉलो करता है, तब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू रीच करने में लगा समय ये दिया हुआ है 10 मिलीसेकेंड। मींस ये पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक आने में लगा समय दिया हुआ है 10 मिलीसेकेंड। ये 10 मिलीसेकेंड मींस क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है T/4 of energy cycle, T/2 of or half of total time period of the field energy cycle. So T/2 of energy cycle or T energy by 2 is given as 10 millisecond. So time period of energy wave would be equal to 20 millisecond. Okay, इसी को लिख सकते हैं frequency of energy wave would be equal to 1/20 millisecond, that is 50 hertz. ओके, सो आप पुट करेंगे यहाँ पर if energy is equal to 50 hertz, then F supply would be equal to 25 hertz. So 50 पुट करेंगे, 50 is equal to 2 into F supply. So F supply would be equal to 25 hertz. This would be the answer. Each of 60 millihenry are connected in delta. The values of inductances of each arm of equivalent star connection is. देखिए डेल्टा के लिए डायग्राम दिखाए हैं, इक्विवेलेंट स्टार के लिए भी दिखाए हैं। तो डेल्टा में हर एक आर्म का इंडक्टेंस वैल्यू दिया गया है 60 मिली हेनरी। देन इक्विवेलेंट स्टार में ईच आर्म के इंडक्टेंस वैल्यू पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन है क्योंकि सभी आर्म के इम्पीडेंसेस या इंडक्टेंसेस बराबर दिए गए हैं। तो फ्रॉम द बैलेंस डेल्टा टू बैलेंस स्टार कन्वर्सन, द ईच आर्म इंडक्टेंस वैल्यू वुड बी 1/3 टाइम्स दैट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 into 60 मिली हेनरी is equal to what? Is equal to 20 millihenry would be the answer. As shown, voltage measured between A B is found to be 70 volt. Value of M is, देखिए मान लेते हैं A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है, so that लिख सकते हैं नोड पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ A and B is given as 70 volt. So दिया हुआ है VA minus VB is equal to 70 volt. अब VA का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 100 volt. सुनो, VA is the node potential with respect to the reference ground. इसको ग्राउंड मान लेते। सो ये भी दिया हुआ है आपका ट्रिपली 100 volt. एंड VB एक्चुअली क्या है? वोल्टेज अक्रॉस 200 मिली हेनरी। दिस इज योर VB। अब वोल्टेज अक्रॉस 200 मिली हेनरी कॉइल है, इसमें वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो ट्रांसफार्मर एक्शन के चलते होगा। अपना इसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि सर्किट में कोई सोर्स और इनमें कोई सोर्स नहीं प्रेजेंट है। सो जो भी यहाँ पर वोल्टेज आएगा कॉइल 2 में वो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के तहत ट्रांसफार्मर एक्शन के चलते आएगा। अब वैल्यू कितना होगा VB वुड बी इक्वल टू MdI1/dt। I1 हम मान लेते हैं करंट थ्रू कॉइल 1, बिकॉज कॉइल 1 का जो फ्लक्स है वही फ्लक्स कॉइल 2 से जो लिंक कर रहा है उसी के चलते 200 मिली हेनरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा या वोल्टेज होगा। सो दिस इज योर I1। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप VA को आप लिखेंगे 100, VB के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे MdI1/dt ये अननोन है इज इक्वल टू 70। सो MdI1/dt आप पाएंगे 30। ओके, अब dI1/dt का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर पाए और डिटरमिन कर पाए देन M का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए कॉइल 1 में इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस्ड EMF के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं L1 dI1/dt और वो कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट। सो L1 दिया हुआ है 100 मिली हेनरी इंटू dI1/dt इज इक्वल टू 100 वोल्ट। रिमेंबर दिस इज इन योर मिली हेनरी, सो लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर -3। सो dI1/dt का वैल्यू जो है वो आएगा 10 टू द पावर 3। dI1/dt इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 1000 सिंपली। अब dI1/dt को पुट करेंगे इस खास इक्वेशन में और इस खास एक्सप्रेशन में तो M का वैल्यू पता चल जाएगा।
So n would be equal to 30 into 10 to the power -3 हेनरी एंड मिली हेनरी में इसी को बोलेंगे तो इज इक्वल टू 30 मिली हेनरी। जस्ट यूनिट्स का ध्यान रखना है। ओके कनेक्ट। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सवाल इसमें कह रहा है टू कपल्ड कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव an equivalent inductance of 16 millihenry and 8 millihenry depending on the connection. The mutual inductance between the coils is. इंडक्टेंस यहाँ छूटा हुआ है। अगर दो कॉइल सीरीज में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक एडिटिव कपलिंग हो सकता है और दूसरा सबट्रैक्टिव कपलिंग हो सकता है। अब अगर एडिटिव कपलिंग रहा होगा तब इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा वैल्यू का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दिया गया है 16 मिली हेनरी वो एडिटिव कपलिंग के लिए दिया गया है, और जो कम वैल्यू का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस दिया गया है वो सबट्रैक्टिव कपलिंग के लिए दिया गया है, दैट इज योर 8 मिली हेनरी। सो अगर एडिटिव कपलिंग होता है देन इक्विवेलेंट इंडक्टेंस between two coil is given by L1 plus L2 plus 2M। सो हम लोग एक इक्वेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं L1 plus L2 plus 2M is equal to क्या लिखेंगे 16 मिली हेनरी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह सबट्रैक्टिव कपलिंग के लिए दूसरा इक्वेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे L1 plus L2 माइनस ऑफ 2M इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से m का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, L1 L2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4m इज इक्वल टू 8, so that m is equal to 2, so 2 milli henry would be the m value। Next you see Tesla is the unit of, so Tesla is the unit of magnetic flux density। okay, जानकारी के लिए बता दूं unit of electric flux density is Newton meter square per coulomb। unit of magnetic field intensity is ampere turn per meter। unit of electric field intensity is volt per meter and unit of magnetic flux density is your Tesla। One of the following is a valid value of coefficient of coupling between two inductors। आप जानते हैं K lies between 0 to 1। सो ऑप्शंस में जो भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा that would be the valid value। See 0.9 is one of the option which is lying between 0 to 1, so 0.9 would be correct here। Next, energy stored in an inductor is given by half Li square is correct। Through each turn of 100 turn coil is TQ minus 2T milliweber, where T is in second, find the magnitude of induced EMF at T equals to 2 second। आप जानते हैं magnitude of induced EMF is given by N d phi by dt। देखिए phi दिया गया है टाइम के टर्म में, phi is equal to TQ minus 2T milliweber is not milliwatt hour, this should be your milliweber। ओके तो आप E का मैग्नीट्यूड पता कर पाएंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब E का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, मॉड ऑफ E वुड बी इक्वल टू N d phi by dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, TQ माइनस 2T को डिफरेंशिएट करेंगे, आप पाएंगे 3T स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ओके सो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज गिवन बाय N इंटू 3T स्क्वायर माइनस 2। अब पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो जहां टी है वहां पर आप 2 पुट करेंगे 2 सेकेंड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी कैलकुलेटेड। बट अब गौर करिए जो फाई दिया हुआ था वो मिली वेबर में दिया हुआ था, तो अगर आप आंसर वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं देन आप क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे मिली वेबर को वेबर में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट मॉड ऑफ E वुड बी इक्वल टू n के जगह आप 100 पुट करेंगे, 100 इंटू t के जगह 2 सेकेंड मीन्स 2 पुट करेंगे, सो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 into 10 to the power -3 give 1 volt would be the answer। A circuit has inductance of 2 Henry if the circuit current changes at the rate of 10 ampere per second, then self-induced EMF is। So mod of E is given by L di by dt। Rate of change of current दिया हुआ है 10 ampere per second, means di by dt का वैल्यू दिया गया है 10 ampere per second, L का वैल्यू दिया गया है 2 Henry। सो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है L का वैल्यू को di by dt के वैल्यू के साथ, so 2 into 10 that is equal to 20 volt। The energy stored in the magnetic field of a solenoid 30 centimeter long and 3 centimeter diameter with 1000 turns of wire carrying current of 10 ampere each।
आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय E stored is equal to half Li². Now आप ये भी जानते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड is equal to mu n square A by L, and then I square you write here. Mu n square A by L is the inductance value. ओके, आई स्क्वायर को जस्ट कॉपी किए इस फॉर्मूला से। अब देखिए म्यू का वैल्यू आप म्यू नॉट लेंगे, मीन्स म्यू आर 1 लेंगे, नथिंग इज मेंशन, यू टेक म्यू आर इक्वल्स टू 1। ओके, सो आप सभी को पुट करेंगे, हाफ म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 6 इंटू ए area solenoid means pi d square by 4, right? Pi d square by 4. D is given as diameter of the solenoid is given as 3 centimeter. So in meter you can write 0.03 whole square by 4 is your pi d square by 4 is the area, divided by what? Divided by L. L is the circumference of the solenoid. So L is given as 30 centimeter. 30 centimeter is given as L. 30 centimeter in meter you can convert it, means 0.3 meter. Multiplied by I square. I is given as 10 ampere, so multiplied by 10 square. Just to calculate it, you will get answer as 0.15 joules between two unity coupled coils of 9 Henry and 4 Henry will be. See यहाँ पर मेंशन है यूनिटी कपल्ड कॉइल्स। यूनिटी कपल्ड कॉइल्स मीन्स दो कॉइल जिनके बीच में कपलिंग कॉफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर है, यूनिटी है, मीन्स द कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स। अब m का वैल्यू आप निकाल पाएंगे, m इक्वल्स टू k रूट अंडर L1 इंटू L2। k बराबर 1 लेंगे फॉर यूनिटी कपल्ड कॉइल्स। सो L1 L2 के वैल्यू दिए गए हैं 9 हेनरी एंड 4 हेनरी। स्टेप पुट करेंगे वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हेनरी। phi I in the iron part and flux phi G in the air gap, then leakage coefficient is, देखिए लीकेज कॉफिशिएंट मैग्नेटिक सर्किट में डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड टू आयरन पार्ट to the flux associated the air gap. So leakage coefficient is given by the ratio of phi I by phi G here. Permeability का यूनिट पूछा जा रहा है in terms of the given options. Okay, आप कोई भी एक फार्मूला चूज करिए जिसमें परमिएबिलिटी आता हो। सपोज रिलक्टेंस के फार्मूला में परमिएबिलिटी आता है, रिलक्टेंस आर इक्वल्स टू एल बाय म्यू इंटू ए। तो आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू एल बाई ए इंटू 1 बाई रिलक्टेंस। अब यूनिट ऑफ म्यू पूछा जा रहा है, मीन्स यूनिट ऑफ म्यू इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एल बाई यूनिट ऑफ ए। यूनिट ऑफ एल मीटर, यूनिट ऑफ ए इज मीटर स्क्वायर, मीन्स ये क्या हुआ 1 बाई मीटर। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, सी रिलक्टेंस होता है एक्चुअली mmf by flux. So unit of reluctance is ampere turn per Weber. तो यहाँ आप लिखेंगे by ampere turn per Weber, Weber ऊपर आएगा। So the unit of permeability can be Weber by ampere turn into meter. A ring of mean diameter 12 centimeter. The flux density established in the ring is 1.4 Weber per meter square. Find the value of relative permeability of iron. Okay. एक रिंग है जिसका मीन डायमीटर दिया हुआ है, this is your ring pose and its mean diameter is given as 12 centimeter. So 12 centimeter and इसी रिंग के ऊपर में एक्चुअली 350 टर्न्स उंड किया गया है, लाइक दिस उंड किया गया टर्न्स। एंड बी का वैल्यू दिया गया है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देन रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन पूछा जा रहा है, मीन्स म्यू आर का वैल्यू क्या होगा यही पूछा जा रहा है। देखिए आप जानते हैं रिलक्टेंस
इज इक्वल टू MMF बाय फ्लक्स, और फ्लक्स को लिख सकते हैं B के टर्म्स, मीन्स फ्लक्स डेंसिटी के टर्म में, देयर इज you can rewrite this equation MMF by flux density into area. ना रिलक्टेंस को भी लिख सकते हैं आप L by mu into A, that is equal to MMF by B into A. So AA cancel out, AA cancel out होगा, चलेगा क्या, आप लिखेंगे देन mu is equal to B into L divided by B into L divided by MMF. Okay, so mu is equal to B into L by MMF. Mu is equal to mu naught into mu r, mu naught into mu r. तो mu r is equal to आप क्या लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं mu r is equal to B into L divided by MMF multiplied by mu naught. Okay, now सभी वैल्यूज दिए गए हैं। B का वैल्यू दिया गया 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सो पुट करेंगे B का वैल्यू 1.4, L का वैल्यू, L इज व्हाट, द पेरिफेरल लेंथ और सिंपली सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग, पाई इंटू डी, सो 12 सेंटीमीटर मीन डायमीटर दिया हो, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो पाई इंटू डे मीन 0.12 मीटर, ओके, डिवाइडेड बाय MMF, MM इज एम्पियर टर्न, कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर का, टर्न कितना है 350, सो 2 इंटू 350 दैट इज इक्वल टू 700 एम्पियर टर्न। म्यू नॉट का वैल्यू लेंगे 4 पाई इंटू 10 to the power -7, just to solve it you can easily get the answer as 600।